वही लास्ट क्लास हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था, जरा याद दिलाओगे मुझे क्या क्या कर लिया था हमने सर्कुलर मोशन में? काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन में हमने कुछ चीजें कर ली थी। यार बस 1 मिनट दो जरा ना, कनेक्शन में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, राइटिंग बोर्ड कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके सॉरी। सो लास्ट क्लास तक हमने कैलकुलेट कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमें स्टार्ट करना है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स।
मीन्स अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है तो सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए उसे जिस फोर्स की जरूरत होगी दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कि आपके पास एक बॉडी है मास एम की बॉडी, ये मास एम की बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने सीखा था कि जब ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूमती है तो कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा विच इज वी स्क्वायर बाय आर। भाई लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आप इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं कि बॉडी की टेंडेंसी है कि वो खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अपने आप चेंज नहीं होगा। अगर स्टेट चेंज करनी है तो एक फोर्स की जरूरत है। जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को एफसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आपने दो रिलेशन देखे थे, वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप इसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर एंड दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये फोर्स क्यों चाहिए होती है? दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। रिक्वायर्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बॉडी खुद अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। इट एक्ट्स along the radius, it acts along the radius towards the center. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, उसे भी सुन लीजिए। ये ना अक्सर हम बहुत कंफ्यूज करती है चीज। लोग क्या करते हैं, आपने क्या क्या टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ी हैं जरा मुझे लिखोगे? जरा एक बार लिखकर बताओगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने क्या क्या पढ़ी हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपने क्या क्या पढ़ी हैं वो बताओगे मुझे? अमन, टॉर्क इज नॉट अ फोर्स ना? हाँ चलिए, अस्का ने कुछ नाम बताए और कुछ कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस बताएंगे आप? कैस्पल ने भी लिखा। और मोमिना के भी आंसर्स आए, अमन का और आंसर्स आए। वेट है, टेंशन लिख रहे हैं आप लोग, फ्रिक्शन बता रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बता रहे हैं ना। ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये कुछ हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि जब हम टाइप ऑफ फोर्सेस की लिस्ट बनाते हैं तो हम फ्रिक्शन को भी उसी में लाइक नॉट फ्रिक्शन, हम कहते हैं फ्रिक्शन टाइप ऑफ फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन हो गई थी, मैग्नेटिक फोर्स है। सारी फोर्सेस की लिस्ट बनाते बनाते कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी टाइप ऑफ फोर्स है। ये गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप ढंग से सोचें, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। बॉडी को इतनी फोर्स की जरूरत है सर्कुलर मार्ग पे जाने के लिए। भाई मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, अब आप गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, उस पर घुमाना चाहते हैं, तो आपको एक मिनिमम फोर्स देनी होगी जो फोर्स उसको सर्कुलर ट्रैक पे घुमा पाए। वो फोर्स किस पर डिपेंड करेगी? भाई मैं आपसे कहता हूं एक गाड़ी है सर्कुलर ट्रैक पर खड़ी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालिए, तो आप मुझसे पूछेंगे अच्छा सर बॉडी का मास क्या है, किस वेलोसिटी से आप सर्कुलर ट्रैक पर घुमाना चाहते हो, किस रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर आप घुमाना चाहते हो, मैं आपको चीजें बताऊंगा। आप कहेंगे अच्छा आपको एम वी स्क्वायर बाय आर करा आपने कहा 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए। अब आपने मुझे फोर्स नहीं दी, आपने सिर्फ मुझे बताया 100 न्यूटन चाहिए। वो 100 न्यूटन में कहां से लाऊंगा? वो 100 न्यूटन में कई तरह से ला सकता हूं। हो सकता है कि मैं फ्रिक्शन के थ्रू 100 न्यूटन ले आऊं, हो सकता है मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू 100 न्यूटन ले आऊं, पॉसिबल है मैं थ्रू 100 न्यूटन ले आऊं। तो वो 100 न्यूटन रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं ले रहा हूं रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। अगर आप फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स को टाइप ऑफ फोर्स लेंगे तो आप बड़ी फंडामेंटल सी मिस्टेक कर। अगर आपने इसे टाइप ऑफ फोर्स कह दिया तो बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक है।
ये टाइप ऑफ फोर्स नहीं, रिक्वायरमेंट बता रहा है इतना चाहिए, किसी ने दे दिया इतना तो सर्कुलर ट्रैक पर घूम जाएगा, नहीं दिया तो बाहर निकल जाएगी बॉडी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे अगर एक प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, भाई प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? प्लैनेट और सन के बीच का ग्रेविटेशनल पुल है, वो ग्रेविटेशनल पुल फुलफिल कर रहा है। ऐसी मैं आपसे कहूं कि भाई कुछ और दे दिया, मतलब मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, पाथ चेंज हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन दे रहा है? सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशन। तो न्यूमेरिकल्स में आपको डिसाइड करना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है। ये क्रूशियल डिसीजन होगा आपका कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे जिसमें सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ऐसा नहीं होगा वो कहेगा अच्छा सन रिवॉल्व कर रहा है ना, बता दो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया। ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा पड़ेगा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन भी है, टेंशन भी है, फ्रिक्शन भी है। अब तुम्हें ढूंढना है कि इसमें से कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो वो डिसाइड करने के लिए मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस। ये दो स्टेटमेंट याद रखोगे तो कम परेशानी होगी इसके न्यूमेरिकल्स में। एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center will provide centripetal force, will provide centripetal force। तो वो फोर्स जो सेंटर के अलोंग एक्ट कर रही है और रेडियस के अलोंग एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है, वो फोर्स है जो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। कुछ भी हो सकती है, कभी ये फ्रिक्शन हो सकता है, कभी ये ग्रेविटेशन हो सकता है, कभी ये टेंशन हो सकता है, कभी ये नॉर्मल रिएक्शन, कुछ भी होगा। कुछ ऐसा है जो आपको अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा। कई प्रॉब्लम्स में ऐसा होगा कि तुम कहोगे सर सेंटर की तरफ तो कोई फोर्स ही काम नहीं कर रही। अगर आप रटते नहीं है न्यूमेरिकल्स, आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार कोई लग ही नहीं रही सेंटर की तरफ, बॉडी को घूमना ही नहीं चाहिए सर्कुलर ट्रैक पर। तो वहां आप एक चीज और चेक करना, आप देखना कहीं फोर्स का कंपोनेंट तो नहीं जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा हो। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि रिजॉल्व, जो स्टेटमेंट मुझे पहले लिखना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट ना, इससे पहले लिखना चाहिए कि रिजॉल्व ऑल फोर्सेस along the radius and perpendicular to the radius। सारी फोर्सेस को रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करो। तो जो भी फोर्स रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ एक्ट करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। अब चाहे वो टेंशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे बॉइंट फोर्स हो, कुछ भी हो, जो यहां लग गई दिख गई आपको, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी एंड इट्स रिक्वायरमेंट। अब एक और मिसकंसेप्शन आता है यहाँ। अच्छा बहुत ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों को, अच्छा नहीं कितने लोगों को नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है क्या उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं? यस और नो? दोबारा से मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं? चलो, मतलब एक भी तो नहीं है जो गलती कर रहा हो, एक ने गलती करी, उज़्मा ने गलती करी। उज़्मा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझो है क्या चीज? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल हो है क्या? इट्स अ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। ये कहां एक्ट करती है? रोटेटिंग फ्रेम में। ये सूडो फोर्स है। ये सूडो फोर्स कहां एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी रोटेटिंग फ्रेम्स के अंदर। जहां भी रोटेटिंग फ्रेम्स होंगे वहां आपको ये सूडो फोर्स दिख जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या क्या है जहां भी कुछ रोटेट कर रहा है? अगर आप किसी राइड में बैठे हैं, आप किसी पार्क में किसी राइड में ऐसा बैठे हो जो घूमती है, रोटेट करती है, तो आपको फील होगा कि आपको सेंटर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ कुछ खींच रहा है।
जैसे होता है नहीं, एक आध राइड का नाम बताना यार जो रोटेट करती है। मैं तो बस अप्पू घर ही जाता था, तो वहाँ जो राइड्स के नाम थे तो तुम्हें पता भी नहीं होंगे। मैरीगो। अच्छा। पढ़ते पढ़ते गैप आ गया तुम लोगों में और मुझ में। तो जो चीजें मुझे पता होंगी शायद वो तुमने सुनी भी ना हो। अप्पू घर का नाम सुना है? जो दिल्ली वाले हैं। नहीं सुना? दिल्ली वाले में किसी ने अप्पू घर का नाम सुना है? अच्छा सुना है। चलो, इतना डिफरेंस नहीं आया। तो तुम लोगों ने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल से तो 7-8 साल में, अबे चल नोएडा में क्या है। नहीं नहीं, ये दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ करता था, द ओनली अम्यूजमेंट पार्क ऑफ दिल्ली, पहला और शायद सलीखे का पहला। लेकिन जब तक तुम लोगों की एज आई होगी बाहर निकलने की, तब तक तो खैर सब बंद हो गया होगा। पहले था, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी जब मेरी एज थी वहां जाने की तब था वो। बहरहाल, तो एक किसी ने मुझे बताया राइड का नाम मेरी गो राउंड। रोटेट करती है वो राइड, उसमें अगर आप बैठेंगे तो उसमें फील होगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स आपको खींच रही है, लगता है कोई बाहर खींच रहा है। दैट फोर्स इज एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बहुत दूर क्यों जा रहा हूँ, बहुत आसान से एग्जाम्पल है। अगर आप बस में बैठे हुए हो और बस जब सर्कुलर टर्न देती है, जो बच्चे पहाड़ वाले हैं उन्होंने तो ये चीज बहुत एक्सपीरियंस करी होगी, गाड़ी है या बस है, अगर वो सर्कुलर टर्न देगी तो बाहर की तरफ एक फोर्स आपको ऐसा लगता है बाहर की तरफ जाकर गिर रहा है। सो दैट फोर्स इज एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटेटिंग सूडो फोर्स है, रोटेटिंग फ्रेम में एक्ट करती है। It acts along the radius away from the center. हाँ मन, पहाड़ों में तो बहुत बैंकिंग होती है, बहुत बहुत। पहाड़ों में तो अच्छा खासा रोड बैंक्ड होता है अभी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे तो शार्प कर्व होते हैं। देख रहे हो, जितना शार्प कर्व होगा रेडियस उतना ही कम होगा, जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। तो रोड तो बहुत बैंक्ड होता है। It acts along the radius away, sorry, away from, not radius, away from center. Away from the center. That's centrifugal force. अच्छा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू भी इतनी होती है। नहीं नहीं हर्षित, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एक सूडो फोर्स काम। तो ये बॉडी है सेंटर से दूर एक्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल। Yes, Harshit, centripetal force is not a pseudo force, it's a requirement only. यहाँ एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। अब ये अच्छा खासा कंफ्यूजन है कि मैं सेंट्रीपिटल से सॉल्व करूं या सेंट्रीफ्यूगल से फोर्स। हर्षित, इनके नाम साथ में सिर्फ इसलिए सुनने को मिलते हैं क्योंकि एक ही चैप्टर में ये दोनों चीजें होती हैं। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही न्यूमेरिकल सेंट्रीपिट में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों यूज हो रहे हो, कभी नहीं होता। सिर्फ ये कि है ना, सीक्वेंस में सेंट्रीपिटल पढ़ाया, फिर टीचर ने सेंट्रीफ्यूगल पढ़ाया। मेरा जैसा टीचर होगा तो कुछ न्यूमेरिकल सेंट्रीपिटल से कराएगा, कुछ सेंट्रीफ्यूगल से कराएगा, तो लगता है अच्छा जहाँ सेंट्रीपिटल है वहां सेंट्रीफ्यूगल होनी जरूरी है। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों तरह से आप क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। तो मैं लिख दूं फिर मैं बताता हूं कि कब सेंट्रीपिटल होगी और कब सेंट्रीफ्यूगल होगी। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन और रिएक्शन पेयर्स नहीं होते, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा, नॉट बड़ा लिख देते। अच्छा, अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखो तुम्हें 11th की डेरिवेशन तो करनी नहीं है कि मैं तुमसे कहूँ सेंट्रीपिटल से ही हो जाएंगी सारी तो तुम सेंट्रीपिटल से करते चले जाओ।
तुम्हें न्यूमेरिकल में डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा न्यूमेरिकल सेंट्रीपिटल से लॉजिक आसानी से एक्सप्लेन हो रहा है या सेंट्रीफ्यूगल से। तो जैसे उस्मान ने पूछा ना कि क्या दोनों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर सकती हैं, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ कि कब सेंट्रीपिटल एक्ट करेगी, कब सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करेगी, वो डिसाइड करते हैं। भाई ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, या एक स्फेयर मान लो, कोई राइड है जो घूम रही है, ये उस राइड का एक्सिस है। और सीखिएगा, मेरे ख्याल से आप सबने एक एक एंट्रेंस दे दिया अब जेई का, आपको ये समझ में आ गया होगा एंट्रेंस में कि एंट्रेंस में जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पढ़ के जाएं। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि अच्छा हम तो सब कुछ पढ़ने में लगा दिया, जितना पढ़ा था अगर वो अच्छा पढ़कर आए होते तो परेशानियां कम आती, हम एटलीस्ट क्रैक तो कर जाते। किसी को ये फीलिंग आई या इस बार ऐसा कोई फीलिंग वाला नहीं है? ये जब आपने अभी जो जेई का दिया है, किसी को फीलिंग आई कि सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब क्रैक करने के लिए अगर हम कुछ पोर्शन ही अच्छी तरह से पढ़ जाते तो क्रैक हो जाता? चलो एक को तो ये फीलिंग आई, मन को लगा। तो देखो ये रोटेट कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, ये कोई राइड है, मैरी गो राउंड मान लो, मैरी गो राउंड, ये किसी ने बताया था मुझे राइड का नाम, ये राइड रोटेट कर रही है। इस राइड में यहां कोई बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम है, ये आदमी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी वेलोसिटी है, मैं सॉल्व करना चाहता हूं। दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर वन है, दिस ऑब्जर्वर वन इज ऑन द राइट, एक ऑब्जर्वर टू है ऑन द ग्राउंड। अच्छा अब आप रटिएगा मत, अब आप ईमानदारी से बताइए आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्वर वन को ये मास क्या घूमता हुआ दिखेगा? अमान बस अभी आता हूं मैं आपके पर, हाँ पहले मुझे मेरा क्वेश्चन बता दो फिर मैं आपके पे आता हूं। ऑब्जर्वर वन को क्या ये मास एम रोटेट करता हुआ दिखेगा? समीरा गलत है, बाकी सब सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं, मदिहा, नबीला, मेघना सब सही है, बस एक बच्चे का गलत आया था। आपको रोटेट होता हुआ नहीं दिखेगा अगर आप उस राइड में बैठे हुए हैं। खुद सोचो ना, राइड में आप बैठे हुए हो, आपके सामने एक आदमी बैठा है, राइड रोटेट कर रही है, आपको वो इंसान रोटेट होता हुआ थोड़ा ना दिखेगा, आपको तो लगेगा अच्छा मेरी रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में, ऐसे होगा ना। एक का गलत आया था, बस एक बच्ची का गलत आया था, इसका समीरा का। समीरा ऐसी होगा ना, अगर आप राइड एक घूम रही है, आप बैठे हो, सामने कोई बैठा हुआ है, तो आपको तो वो सामने वाला रेस्ट में दिखेगा, घूमता हुआ थोड़ा ना दिखेगा, ऐसा थोड़ा लगेगा कि वो आपके चारों तरफ जा रहा है, आपको लगेगा वो आपकी रिस्पेक्ट में रेस्ट में। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये मास एम रेस्ट में, तो इस वाले, लेकिन इस मास एम को लग रहा होगा यार मुझे बाहर की तरफ कोई खींच रहा है, तो ओवन के लिए एम पर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लोगे, तो ओवन के लिए जब आप एम को सॉल्व करेंगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी ही लगानी। O2 बताओ, O2 को एम कैसा दिखेगा, रोटेट करता हुआ या रेस्ट में? O2 को एम रोटेट करता हुआ दिखेगा, तो O2 को क्या लगेगा, O2 के लिए एम की सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू सॉल्व करना होगा। ओवन की रिस्पेक्ट में जब आप एम को सॉल्व करोगे देन यू विल यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। O2 के रिस्पेक्ट में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मोटा मोटा है कि कब सेंट्रीफ्यूगल लेनी है, कब सेंट्रीपिटल लेनी है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां था। अगर आपका जो ऑब्जर्वर है, जैसे आप ऑब्जर्वर कह रहे हैं, अगर वो आपको ऑब्जर्वर बैठा हुआ है किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सेंट्रीपिटल। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, एक कार है, वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, मैं ड्राइवर की रिस्पेक्ट में कार को सॉल्व करना चाहता हूं, कार को सॉल्व करने का मतलब है कार की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ निकालना चाहता हूं, सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है ड्राइवर की रिस्पेक्ट में, मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल यूज करोगे या सेंट्रीपिटल? मोमिना का आंसर सही है, गुड गुड, कहीं सही आ रहा है, उस्मा का सही था, अमान का सही था, मोमिना का, कैस्पल, मदिहा, अस्का, सुहेल, मेघना, तौहीद, हर्षद, सबका सही। यस,
जो ड्राइवर है वो रोटेटिंग फ्रेम में है, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप सेंट्रीफ्यूगल लेंगे। सड़क पे जो आदमी खड़ा होगा उसे लेगा अच्छा कार घूम रही है, तो उसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल से आप सॉल्व करेंगे। तो ये है, ये सारी चीजें, मतलब ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल तो आप इतना लिखिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। जब इतना लिख ले तो मुझे प्लीज बताइएगा, इसको रब करते हैं। और कुछ डिस्कशंस है तो मुझे बताओ, बट प्लीज रटना मत इसे। मतलब आपका लॉजिक इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, वरना एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। वहां 3 घंटे आप बहुत लॉजिकल हो जाते हैं एकदम से। वो लॉजिक सही अप्लाई हो, उसके लिए जरूरी है कि क्लास में आप लॉजिक अप्लाई करना सीखें। अच्छा, सबने लिख लिया? कैस्पल ने तो लिख लिया भाई, बाकी सब लिख चुके हैं इसे? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए इसको भी लिख लीजिए। इसे ये भी लिख लें तो इसको भी बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये भी लिख लिया क्या सबने? चलिए, हाँ एक डाउट आया, जरा मैं उसको डिस्कस कर लूं। कहाँ गया डाउट? फिर जरा सा ना कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। बोर मॉडल है, उसमें एक्सीलरेशन इसकी वजह ये है अमान, मैंने अभी डिस्कस किया ना, इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया था अभी कि कौन सा ऑब्जर्वर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऑब्जर्व करता है ना। आप जब आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के फ्रेम से नहीं देख रहे, आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के फ्रेम से देखें तो फिर आपको बाहर की तरफ चीजें दिखेंगी कि वो घूमते घूमते बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ। दूसरी चीज ये अमन कि आप खुद देखिए ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है सेंटर की तरफ जाएगा ना। अगर आप प्योरली इसे सेंट्रीफ्यूगल की टर्म्स में आप सोचना चाहते हैं तो फिर आप इसे ऐसे भी एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है उस सेंट्रीफ्यूगल से, तो सेंटर की तरफ। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं चाहूंगा आप शुरू से ना डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू से अलग रखो। अक्सर टेक्स्ट बुक्स डायनामिक्स में इसको अलग नहीं करती हैं, बट न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप शुरू से अलग रखोगे तो अच्छा डिसीजन ले पाओगे आप न्यूमेरिकल्स में। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ उस्मा, मैं वही कह रहा हूँ कि कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड वाला देख रहा है तो फिर तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठकर देख रहा है, आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सेंट्रीफ्यूगल होगा ना। आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व कर।
देखिए डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा है डायरेक्शन, इसे कहते हैं आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन only centrifugal force sorry क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एक ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल आप देखो, जहां मैं लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल, वहां आप लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल भी होगी, बट वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर आपका रोटेटिंग फ्रेम में होना चाहिए। तो जहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते ही दिमाग में आना चाहिए, क्या मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यह समझ। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, वो मत भूल जाना, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स acts to change direction of velocity और इसमें टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल। ये दो फोर्सेस आपको ढूंढनी पड़ेगी। इसका डायरेक्शन आप जानते हैं और ये टेंजेंशियल फोर्स तो नाम ही बता रहा है कि डायरेक्शन कहां होगा, इट्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। इसे इससे पहले वाला तो शायद डिस्कशन आप लोगों ने लिख लिया था, इसे भी लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। कुछ दो चार क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, जरा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। सब लिख चुके हैं? चलो खैसपल ने तो लिख लिया। हर्षद, हर्षद लिख रहा है, लिखिए लिखिए हर्षद लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि उसने आपको एक ब्रिज दे दिया,
अर्षद वो भी कोई एजेंसी होगी जो फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, है ना? वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है, टेंशन हो सकती है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कौन सी। तो ये एक ब्रिज है, ठीक है? ब्रिज पर एक कार जा रही, कार जा रही है विद अ वेलोसिटी, वो आपसे कहता है कैलकुलेट। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन कार। तो देखिए कार के नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है, यहां वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg, यहां नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, आपको ये n चाहिए, कार का मास m और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप ऐसे इसमें स्टार्ट करोगे कि भाई टुवर्ड्स द सेंटर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सोचो टुवर्ड्स द सेंटर कितनी फोर्स है, हमेशा यहां से स्टार्ट किया करो, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितनी आएगी, mg माइनस n, यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। तो आप ऐसे लिख दो mg माइनस n आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो यहां से आप लिख सकते हो n हो जाएगा mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये नॉर्मल रिएक्शन। इसी में अगर मैं इस ब्रिज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस ब्रिज को उठाकर मैं चेंज कर देता हूं, मैंने ब्रिज ऐसे बना दिया, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज mg, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये ऐसे जा रहा है विद अ वेलोसिटी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखो टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स कितनी है, एन टुवर्ड्स द सेंटर है ना, माइनस एम जी टुवर्ड्स द सेंटर, और ये प्रोवाइड करेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आ गया इट्स एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक ये एग्जांपल है समझने के लिए कि आपने करा क्या, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स कैलकुलेट कर ली, सेंटर ढूंढा आपने, सर्कुलर ट्रैक का सेंटर यहाँ था, यहाँ सर्कुलर ट्रैक का सेंटर था, फिर आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा सेंटर की तरफ नेट फोर्स ढूंढने कितनी एक्ट करी, बाकी फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फोर्सेस चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर एमवी स्क्वायर बस उसे इक्वेट कर दिया। बताइए दो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, समझ में आया आपके? फिर और आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और मैं डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अच्छा एक अटेम्प्ट करें इसको सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करने का, एक अटेम्प्ट करते हैं इसे सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं होता सेंट्रीफ्यूगल, बट फिजिक्स फिजिक्स है, आनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल से। तो मैं इसको यहां बिठा देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल तो यही ऑब्जर्वर फील करेगा, ड्राइवर है कार के ऊपर बैठा हुआ है, इस ड्राइवर को क्या लगेगा, कार मूव कर रही है रेस्ट में। तो इस ड्राइवर के लिए जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी भाई, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लेनी पड़ेगी, यही है ना? इक्विलिब्रियम तो तभी हो सकता है जब एफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस नॉर्मल रिएक्शन एमजी के इक्वल हो। तो यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल, तो यहां से भी वही आ गया mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। बस खेल ऑब्जर्वर का है कि ऑब्जर्वर आप कहां बिठा रहे हो, यहां पर जो ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पर बिठाया था मैंने, यहां सॉल्व करते हुए ऑब्जर्वर को ऊपर बिठा दिया, ये सेकंड पार्ट का ऑब्जर्वर था, ये फर्स्ट पार्ट का। भाई बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इससे? क्लियर है सबका? चलो वेरी गुड।
इसे लिख लो, फिर हम और एग्जांपल्स देखते हैं। फौजिया रिस्पॉन्ड किया करो, आजम, बाकी तो सब करता है, और अमन अनीस आप भी। हर्षित सेकंड में भी यही होगा भाई, देखो सेंट्रीफ्यूगल यहां एक्ट करेगी, नहीं सॉरी, अवे फ्रॉम द रेडियस ना, यहाँ एक्ट करेगी, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इक्वल होगा, तो आ गया। ठीक है हर्षित। अमन अनीस फौजिया रिस्पॉन्ड करते रहा करिए, दिमाग सो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने यहां पर एक मास को फिक्स किया, ठीक है, यहां पर एक मास हमने फिक्स, स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग से एक मास अटैच कर, ये मास आया कुछ एंगल थीटा पर, और ये ऐसे कर सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। तो यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहां पहला कंफ्यूजन यही आता है कि मैं दो सेंटर दे रहा हूं, ये मास ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, तो इस मास का जो सेंटर है वो सेंटर ये नहीं है सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। तो इस क्वेश्चन के कई नाम से आता है, ये मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल भी आता है, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल भी कहते हैं इसे, ये इस नाम से भी आ जाता है, कोनिकल पेंडुलम के नाम से भी आ जाता है। भाई मोशन समझ रहे हैं ना आप इसका, कि मैंने एक स्ट्रिंग ली, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो रुको मैं जरा सा ना कुछ तोड़ ताड़ के दिखाता हूँ। ज्यादा टूट जाएगा, एक मिनट बस मैं आपको दिखा दूं तो मेरे लिए थोड़ी, अब एनिमेशन तो मैं दिखा सकता हूँ, उसमें वक्त लग जाएगा। ऐसे ये देखिए, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कहेंगे, इसे कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। स्ट्रिंग आपकी ऐसे भी घूम सकती थी, इसे वर्टिकल सर्कल कहते हैं, कि नीचे से ये ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए, फिर ऊपर जाए, दिस इज वर्टिकल सर्कल, लेकिन एक जगह फिक्स किया, ऐसे करके घुमा रहा, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, वो डिफरेंस है दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल is an example of uniform circular motion and vertical circle is an example of non-uniform circular motion. Anyways, this is horizontal circle. तो ये मास है, ये डाउनवर्ड्स एक्ट कर, राइट सेम जी, दिस इज टेंशन T, this angle is theta, this is theta, this is T cos theta, and this one is T sin theta. तो देखो अगर ये सेंटर है, अगर मैं रिजॉल्व ना करता तो देखो दो फोर्सेस थी, एक टेंशन एक्ट कर रही थी, एक mg एक्ट कर रही थी, दोनों में से कोई भी नहीं है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, तो इसीलिए मैंने लिखवाया था अगर आपको सेंटर की तरफ फोर्सेस नहीं मिल रही तो रिजॉल्व कीजिए। लास्ट वाले एग्जांपल में आपको क्लियर कट फोर्सेस दिख रही थी सेंटर की तरफ, अब नहीं दिख रही तो रिजॉल्व कीजिए, आपने टेंशन को रिजॉल्व कर लिया। अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो टी साइन थीटा होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, टी कॉस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। थोड़ा डिटेल में सोचिए, अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हवा में ऐसे घूम रही है, तो इसको दो फोर्सेस की जरूरत होगी, एक वो फोर्स जो इसके वेट को बैलेंस करे, वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा, तो वो फोर्स कौन सी है जो वेट को बैलेंस करे, इट्स टी कॉस थीटा। एक फोर्स चाहिए जो सर्कल पे घूमने में हेल्प करे, वो फोर्स कौन सी है जो सर्कुलर ट्रैक पर घूमने में हेल्प कर रही है, दैट फोर्स इज टी साइन थीटा। So T cos theta will balance weight, T sin theta will provide centripetal force. चलिए एक चीज और सीखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, बट दिस इज द एक्सट्रीम केस, रिक्वायरमेंट है ना, टी साइन थीटा सप्लाई है, तो इट शुड बी लेस देन और एट मोस्ट इक्वल टू,
ये ऐसी चीज है कि आपकी पॉकेट मनी अगर 1000 है मंथली, तो आप एटमोस्ट कितना खर्च कर सकते हो? 1000 आपकी रिक्वायरमेंट है। 1000 से ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी सप्लाई तो 1000 की है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायरमेंट एंड दिस इज सप्लाई। दिस इज योर रिक्वायरमेंट and this is your supply. Requirement should be less than or equal to supply. So FC is less than T sin theta. FC को आप क्या लिख सकते हैं? mv square by r is less than or equal to T sin theta. That's first equation. तो कहीं अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो ऐसे यूज करते हैं। वैसे आपको सही बताऊं तो इनइक्वालिटी यूज करना ज्यादा सही होता है। T cos theta is equal to, डिवाइड कर देते हैं। तो T sin theta ऐसे करते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, इसे एम जी से डिवाइड करो, इज लेस देन और इक्वल टू टी साइन थीटा को टी कॉस थीटा से डिवाइड। तो यहां देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाय आर जी आ गया लेस देन और इक्वल टू टैन थीटा। वी स्क्वायर आ गया लेस देन और इक्वल टू आर जी टैन थीटा। वी आ गया लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर, ये वेलोसिटी इट्स लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। ये वेलोसिटी इससे पार्टिकल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये मैक्सिमम इतना लिखिए, इसको भी लिख लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। इतना
देखिए इसी में ना वो आपसे कुछ चीजें और पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए वो आपसे कहे टेंशन निकालो, तो आप एक काम कीजिए, टेंशन के लिए स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन पर, उस पर डिपेंड करेगा हम कैसे सॉल्व करें। स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। आप कैसे ऐड स्क्वायर और ऐड करोगे? एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर इज टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी का स्क्वायर इट्स टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो यहां से टी स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ऐसे आप टी निकाल सकते। अब इसमें एक चीज का और ख्याल रखिएगा ना, अक्सर रेडियस की कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको ना स्ट्रिंग की लेंथ पता होती है, इसमें अक्सर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता होती है कि यहां से लेकर मसलन यहां तक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, ये एंगल थीटा, ये रेडियस है ना स्मॉल आर, ये निकाल दीजिए। तो रेडियस आप कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, सो दिस विल बी एल साइन थीटा। ऐसे आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो होगा ये क्वेश्चंस में कि आपको स्फेयर का रेडियस देगा, हेमिस्फेयर का रेडियस देगा, और आपको देखेगा कि अच्छा आप जो सर्कुलर पाथ सॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस नहीं है, तो इस तरह से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को सोचने के, कि इस तरह की चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। ये क्लियर है आपका? तो अब मैं फिर आपके लिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, आप सॉल्व करेंगे। बहुत बोल लिया। ये क्वेश्चंस इतनी बार आ चुके हैं तो चांसेस ही नहीं होते कि ये दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए कराए जाते हैं कि आप मेथड सीख जाएंगे। अच्छा, और क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आपको इस्तेमाल करनी होगी। चलिए, तो मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू कर रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो सब इससे मिलते जुलते हैं, जो भी मैंने आपको यहां कराया है। जैसे एक क्वेश्चन है, पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, अ स्मॉल ब्लॉक। बस जितना सीखा है आपने उसे अप्लाई करना है। स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड of two identical massless strings of length कुछ दी हुई है strings की 16 2/3 centimeter each, with their other ends fixed to a vertical rod. If the ratio of tension T1 by T2 is 4:1, then what will be
ये भी 60 है भाई, ये भी 60 है ना। और ये वो रिंग है जो घूम रही है, ये ब्लॉक है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। स्ट्रिंग की लेंथ है आपको दी हुई है L, विच इज 16 2/3 सेंटीमीटर। चलिए भाई शुरू हो जाइए। दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। मुझे जितना बोलना था मैंने बोल लिया, अब आपको देखना है कि कितना आपने सुना। भाई ये क्वेश्चंस लेंदी हैं, ट्रिकी नहीं है। इतना लिखिए, इसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। ये शुरू के दो चार क्वेश्चंस ना जरा आपको डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सिखाएंगे। भाई नहीं हो रहा तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम ना वेस्ट करो। ना हुआ करे ना तो लिख दिया करो कि नहीं हो रहा। चार पांच बच्चों का आ जाएगा तो मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, मैं इंतजार में बैठा रहता हूँ कि शायद कोई कर रहा है। कर रहे हैं आप तो करिए करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम तो लगता है, ये 5-7 मिनट तो ले जाता है। उसमें सारा टाइम सॉल्व करने में लगाना यार, ऐसा मत करना कि तुम नेट पर इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो तो फिर टाइम की बर्बादी है। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। देखना शुरू करो कि जो ब्लॉक है ना, कैसे सोचते हैं कि इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सर्किल का सेंटर ढूंढो, देखो कि कौन सी फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, क्या होगा। नहीं कैस्पल, गड़बड़ है। नहीं है इसका, गड़बड़ है बच्चे।
भाई अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम में तो हो जाता है। नहीं हर्षित, देखिए आप शायद कहीं कुछ गलत तरह से सोच रहे हैं। देखिए आप कहाँ गलत कर रहे हैं। हाँ, असका शायद अब सही है आपका, अब सही है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना आपका रूट में क्वेश्चंस के आंसर्स में ऐसे ही हो जाता है कि वहां कुछ दिया होगा, आप पॉइंट के आसपास जा रहा होगा। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दो स्ट्रिंग्स हैं, तो यहाँ एक टेंशन एक्ट करेगी T1, मास्टर फोर्स टेंशन एक्ट कर रही है T2, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज mg। ये 60 और ये 60, टेंशन के आप कंपोनेंट्स ले लीजिए, एक आ जाएगा T2 cos 60 और एक आ जाएगा T2 sin 60। इसके बाद आप ऐसी T1 के कंपोनेंट्स ले लीजिए, ये 60 तो ये भी 60, तो ये आ गया T1 cos 60 और ये आ गया T1 sin 60। देखिए छोटे छोटे डिसीजन, जरा सा आपने अगर साइन और कॉस ही गलत ले लिया, किसी ने यहाँ कॉस ले लिया साइन ले लिया, तो सब बर्बाद है। अब आप जो कुछ भी करोगे आगे वो गलत है। छोटे छोटे से डिसीजन होते हैं शुरू के एनालाइज करने के। नहीं कैस्पल, आंसर कितना है? नहीं नहीं, इससे तो हाँ, इसके आसपास है। तो यहाँ जब आप लोग हैं तो पहले आप देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? T1 sin 60 और T2 sin 60। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 sin 60 प्लस T2 sin 60। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर आर, नो सॉरी, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की टर्म्स में लिख दिया। साइन 60 आप कॉमन ले लीजिए, T1 प्लस T2 इज ओमेगा स्क्वायर आर। क्या होगा? एल साइन 60, भाई इसकी लेंथ एल है, परपेंडिकुलर है रेडियस, यही तो है रेडियस, एल साइन 60। तो एल साइन साइन 60 से साइन 60 कैंसिल हो गया, आपको ये मिल गया T1 प्लस T2 इज m ओमेगा स्क्वायर, दैट्स पॉसिबल। ऐसे ही आप y के लॉन्ग देखो, देखो ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? T1 cos 60, नीचे m2 और T2 cos 60 एक्ट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 60 प्लस mg। T2 cos 60 को लेफ्ट में ले आइए, सो T1 cos 60 माइनस T2 cos 60 इज इक्वल टू mg, दैट्स इट। आप cos 60 कॉमन ले सकते हैं, इट्स T1 माइनस T2 इज इक्वल टू cos 60 हाफ हो गया, तो ये देखिए आपको T1 माइनस T2 इज 2mg, दैट सेकेंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड बस सॉल्व करनी है। T1 प्लस T2 इज m ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं, सो T1 प्लस T2 is m omega square, T1 minus T2 is भी कर सकते हैं आप, हाँ T1 प्लस T2 आ गया, T1 माइनस T2 आ गया। इसको जब आप लोगे रेशियो तो इसको आप अलग अलग कर देते हैं। काम करते हैं, कुछ रेशियो दिया है ना उसने आपको, 4:1 T1/T2 दिया है, तो इसे T1/T2 की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो T1/T2
plus T2 by T2 by T1 by T2 minus T2 by T2 is equal to omega square L by 2G. So ये बचा T1 sorry T1 by T2 plus 1 T1 by T2 minus 1 is omega square L by 2G. T1 by T2 is 4 ratio 1. तो ये 4 by 1 आ गया plus 1 by 4 by 1 minus 1 is omega square L by 2G. तो ये आ गया 5 by 3 is omega square L by 2G. तो यहाँ से omega square आ गया, it's 5 by 3 into 2G by L. So it's 5 by 3 into 2 into G, 10. Length of the string कितनी है? 16 2 by 3. So length of the string is 4850 by 3 centimeter. 50 by 3 centimeter. तो इसे हमें 100 से और डिवाइड भी करना होगा, तो 100 भी ऊपर जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर मैं कैंसिल करूं, देखिए 5 से ये कैंसिल होगा, 10 आ गया, 3 से ये कैंसिल होगा, 10 से ये कैंसिल होगा, आ गया 200, ओमेगा इज रूट ओवर 3%। अगर मैं इसे 9.8 ले लूं ना, तो शायद फिर ये चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। ये 9.8 अगर मैं ले लूं तो ये शायद 196 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो ये 196 हो गया। तो देखें जरा किस किस का सही आ रहा था। अर्षित, एल में शुरू में ही कन्वर्ट कर दिया था ना मैंने, स्टार्टिंग में ही। ये खैसपल का कुछ करीब आ रहा था, अस्का का बिल्कुल ठीक था, और तो किसी का नहीं। हर्षित, जब मैं कराऊं ना तो एक बार अटेम्प्ट करने का मैं टाइम देता हूँ, उस टाइम में अगर ना हो तो थोड़ा सा सुना करो ना, वरना होता ये कि आप अपना सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, फिर वो आपको बाद में परेशान करेंगी। अगर ये सॉल्व होना था ना, तो जितना टाइम मैंने दिया था, 10 मिनट दिए थे, 10 मिनट में हो गया होता। सुना करो उसे, वो नुकसान देगा वो। अमन, हाँ अमन, जो एंट्रेंस तुम दे रहे हो ना, जेई, जेई में तो इतना तो चलेगा, मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन तो होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा जेई का क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हो गया, इतने स्टेप्स तो होंगे। नीट में यूजुअली इतने स्टेप्स का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन हाँ जेई में जरूर है। भाई अब ये समझ में आया सबको? फौजिया, अमन, अनीस, अच्छा इसीलिए टाइम वेस्ट हो गया डिसाइड करने में। हाँ, वो डिसीजन भी ना बड़ा क्रूशियल होता है कि कौन सा अटेम्प्ट करें, कौन सा छोड़ें। चलो अभी तो खैर ये तो अटेम्प्ट ऐसी था, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अपना करके चलो। अमन, ये छोटा है, मतलब ये लेंदी नहीं है, तो मुझे आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप करना होता है। मेरे ख्याल से आप जब खुद करेंगे तो आपको इन सब स्टेप्स की जरूरत नहीं है, आप इसके बाद ये लिख सकते हैं, आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। ये 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है। अब टीचर के स्टेप्स जितने हो ना, उसको आधा कर दिया करो, आपको आधे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, हमें तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो लेंदी नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए, एक और करते हैं इसके बाद, हाँ उसको भी ट्राई कीजिएगा, उसे भी आप ट्राई करेंगे। मुझे जो सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ, अब इसमें कुछ नहीं है जो नया मैं सिखा पाऊंगा आपको। बस आप ऐसे करो कि जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करो यहाँ,
क्या अप्लाई नहीं हो पा रहा, कहाँ आप गलत सोच रहे थे, उसे नोट करो कॉपी में। वही आपके नोट्स हैं एक्चुअल में। नोट्स वो नहीं है जो डेफिनेशंस मैंने लिख दी या फॉर्मूला मैंने लिख दिया। नोट्स वो हैं जो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आप सीखेंगे, उसे लिखिए, वो काम आएगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं इसे मैं? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। लिखिए अमन। Coin is pushed down tangentially from angular position theta. On a cylindrical surface with velocity v. If coefficient of friction between coin and surface is mu, find tangential acceleration of coin. Find tangential acceleration of the coin. तो ये सेंटर है, ये रेडियस है आर। कॉइन यहां से स्लिप होकर और यहां तक आ गया। दिस इज थीटा। बताइए जरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। अब ये देख लीजिएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहा है मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। चलिए मैं आपके हिंट के लिए कुछ चीजें ड्रॉ भी कर रहा हूँ, हेल्प करेंगी।
नहीं, कैस्पल गलत आ रहा है। हाँ, इसका आपका ठीक है। चलो, कैस्पल ने अटेम्प्ट किया, गड़बड़ है। आमना का सही है, और किसी का है कुछ? अस्का का ठीक है, सॉरी। ओके। चलिए भाई, सॉल्व करते हैं। ज्यादातर लोग गड़बड़ कर रहे हैं, चलिए खैर सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, सुनिए, ये मास है ना, इट इज जी। वेट के आप कंपोनेंट्स लीजिए ना, वेट होगा एम जी कॉस थीटा, वेट का एक कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा विच इज एन। बॉडी की टेंडेंसी है स्लाइड होने की, तो यहाँ पर तो अगर आप ढंग से देखें तो सेंटर की तरफ n माइनस एम जी कॉस थीटा है, तो आप लिख सकते हैं n माइनस एम जी कॉस थीटा विल प्रोवाइड यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस स्क्वायर बाय। तो आप यहाँ से होगा ये सेंटर है, ये यहाँ कॉइन है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा। तो ये डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है एम जी, ये वेट का कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और ये है एम जी साइन थीटा, और भाई ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एन माइनस एम जी कॉस थीटा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा एम वी स्क्वायर, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, इट्स एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू एन होगा, तो यहाँ सब, तो ये आएगा
mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन। एन कितना है, चलिए म्यू एन रख देते हैं m8। इसे सेकंड इक्वेशन कहता हूं। अब फर्स्ट से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए। फर्स्ट से जब आप नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। इसे आप यहां रख दीजिए। सो ये आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mv स्क्वायर बाय आर mg cos थीटा is equal to mass into tangential acceleration। m कॉमन बाहर ले जाइए। v square by r plus g cos theta is mass tangential acceleration। m gets cancelled out। तो ये बच गया आपके पास g sin theta माइनस म्यू v स्क्वायर बाय r प्लस g cos theta is equal। देखो मैंने फिर से वही कहा, सारी फोर्सेस ली अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ना, सारी फोर्सेस ली मैंने रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, मैं क्लास खत्म करनी है। अच्छा कैस्पल आपने सेम भेजा था। कैस्पल आपने जो मुझे पहले भेजा था उसमें कहीं आपका v स्क्वायर बाय आर नहीं था ना, दूसरा वाला मैंने चेक नहीं किया, फर्स्ट वाला जो आपने भेजा था उसमें नहीं था। हाँ तो वो दूसरा मैं देख नहीं पाया, वो सॉल्व करने के लिए ना कभी कभी मैं उसको बंद कर देता हूँ मैसेज, वरना वो इतने आते रहते हैं, अगर मैं वही देखता हूँ तो पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक बार देखता हूँ आप लोगों के आंसर्स, फिर उसके बाद नहीं देखता। यस अमन। एक्सेलरेशन मास पे क्यों डिपेंड करेगा अमन? एक्सेलरेशन तो मास पर नहीं करता ना, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तभी तो आप फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं। अगर मास आता तो स्ट्रेंथ होता। चलिए भाई आज इसे यही छोड़ते हैं, केमिस्ट्री क्लास है। और एक चीज और जरा, एक चीज और मुझे मैकेनिक्स की एक मॉर्निंग में क्लास चाहिए, थर्सडे वाली क्लास मैकेनिक्स की शायद ना हो पाए, शायद ना हो पाए, कल एक मॉर्निंग में क्लास चाहिए। कल रखें क्लास, नहीं मॉर्निंग। अच्छा कल किसी का स्कूल है, मुझे बताओ जरा, कल स्कूल है किसी का, उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, अभी जाना मत। अच्छा स्कूल नहीं है तो एक काम करते हैं ना भाई, 4 से रखते हैं, 4 PM to 5:30 क्लास, फिर 5:30 to 7 फिर हो जाएगी, तो वो कवर अप हो जाएगा पूरा। पहले हम मैकेनिक्स कर लेंगे 4:30 to 5, 4 to 5:30, फिर 5:30 to 7 कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जरा इस वीक के अंदर हम फर्स्ट बुक खत्म कर लें, एटलीस्ट सिर्फ रोटेशन बचेगा, रोटेशन को खींचते हैं बहुत तेजी से। मेरी जो परेशानी इसमें फौजिया अमन अनीस, जी साद भाई बताइए, 5:30 कल इस क्लास को रख सकते हैं मैकेनिक्स की, जितना पढ़ा है मैंने इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, किसी को भी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कल 4 बजे रखते हैं क्लास, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कल हम डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर रोटेशन ही स्टार्ट करना रहेगा। चलिए आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करें।